गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। कंप्यूटर अनुदेशक की सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। गजेंद्र गौतम पर आप सबका स्वागत है। आज हम मेमोरी मैनेजमेंट को टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। यह समझना बहुत ही ज़रूरी है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर बार मेमोरी से रिलेटेड एक और दो क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो इसको हम समझने की कोशिश करें कि एक फ्लो चार्ट के ज़रिए और जो हायरार्किकल हम मैनेजमेंट कर रखा है उसके ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे। मेमोरी को दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। इसमें पूरा मेमोरी मैनेजमेंट में एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सारे नोट्स मैंने क्लियर किए हैं, तो उस नोट्स के बेसिस पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, सीनियर और बेसिक वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब प्राइमरी मेमोरी की हम बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी मेमोरी में है रैम, रोम। अब तो इसको हम इसके और कैश मेमोरी भी इसी का पार्ट होता है। रैम को हम फर्दर डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम में डिवाइड करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं। रोम को अगर बात करें तो इसके दो पार्टीशन है, मास्क्ड रोम और पी रोम। पी रोम को हम फर्दर दो भागों में डिवाइड करते हैं, ई पी रोम और ई पी रोम। इसका मैं जो ब्रीफ वेरिफिकेशन में आपको इसका जो आगे एक्सप्लेनेशन जो है मैं आगे समझाऊंगा आपको। पहले अपन इसको एक डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक टैप, ये मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क के अंदर ही हमारे फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क आ जाते हैं। और अगर इसमें भी एक फर्दर डिवाइडेड करें अगर, तो जैसे ऑप्टिकल डिस्क भी दे देते हैं, तो ऑप्टिकल डिस्क भी इसी का पार्ट है। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर हमारा सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क आ जाता है, वो इसके पार्ट में। और अलग अगर एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी के में अंदर हमारे पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड हो गया, वो भी इसका पार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, वो एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। क्या होती है वॉलेटाइल मेमोरी? वॉलेटाइल का मतलब उसमें डेटा स्थायी रूप से नहीं रहता है, अस्थायी रहता है। मगर जब भी हम काम कर रहे होते हैं तब वो डेटा को एक अस्थायी रूप से स्टोर करता है, टेम्परेरी रूप से। और जैसे अगर हम प्रोग्राम को, पूरे सिस्टम को बंद करता है या पावर फेलियर हो जाता है, पावर चला जाता है, तब वो डेटा वहाँ से लॉस हो जाता है। प्राइमरी मेमोरी इट इज़ वेरी कॉस्टली एंड लेस कैपेसिटी टू स्टोर, मतलब बहुत ही कॉस्टली होती है, लेकिन इसकी कैपेसिटी जो क्या होती है बहुत ही, एक तो कॉस्टली बहुत होती है और इसमें स्टोर करने की कैपेसिटी भी बहुत कम होती है। रैम, इसका पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कैटेगराइज इन टू पार्ट्स, मैंने आपको पहले बताया डी रैम और एस रैम। अब डी रैम क्या होता है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जिसमें आपको रिफ्रेश्ड टाइम थाउजेंड्स ऑफ टाइम पर सेकंड, इसको बार बार थाउजेंड्स ऑफ टाइम पर सेकंड रिफ्रेश रेट, इसकी टाइमिंग रहती है, इसको करने की ज़रूरत होती है, रिफ्रेश बार बार इसको करना पड़ता है। स्टोर बिट जो कि अपने आप को रिफ्रेश करती है, डायनेमिकली रिफ्रेश करती है सिस्टम के जरिए। स्टोर बिट ऑफ डेटा यूजिंग ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर पेयर, ये आपको ध्यान, स्टोर बिट जो ये ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर का यूज़ करते हुए डेटा बिट को स्टोर करती है। लेस एक्सपेंसिव देन स्टैटिक, लेस एक्सपेंसिव देन स्टैटिक। ये स्टैटिक मेमोरी से, स्टैटिक रैम से बहुत ही सस्ती होती है। जब हम एस रैम की बात करते हैं, स्टैटिक रैम, तो ये अब हाँ इसको फास्टर, ये बहुत ही फास्टर, डज नॉट नीड टू रिफ्रेश, ये फास्टर होती है, किससे? डायनेमिक रैम से फास्टर होती है, और इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं रहती है। स्टोर बिट, इसमें देखो डिफरेंस क्या है, उसमें ट्रांजिस्टर कैपेसिटर का यूज़ करते हैं और इसमें स्टोर बिट ऑफ डेटा यूजिंग स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ करते हैं। ये मोर एक्सपेंसिव दैन डी रैम, डी रैम से ज़्यादा एक्सपेंसिव रहती है। रिक्वायर्ड लेस पावर दैन डी रैम, इसमें पावर भी कम पावर, इसमें कम पावर की ज़रूरत रहती है। बात करते हैं हम रोम की। रोम हमारा नेक्स्ट यहाँ पे जो प्राइमरी मेमोरी का दूसरा पार्ट है रोम, जिसके अब फर्दर वर्जन सारे डिविडेशन की बात करेंगे। रोम रीड ओनली मेमोरी, फर्दर कैटेगराइजिंग टू पार्ट्स, मास्क्ड रोम एंड पी रोम। तो रोम का मेजर काम क्या करता है? रोम रिटेन्स द इन्फॉर्मेशन इवन पावर इज टर्न्ड ऑफ। रोम का सबसे बेसिक फीचर्स क्या होता है? वो सारी इन्फॉर्मेशन को रिटेन करता है, मतलब यहाँ से डेटा जाता नहीं है, लॉस नहीं होता है किसी भी प्रकार से। और ये रोम जो है मैक्सिमम आपको ध्यान होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग के समय इसका संबंध होता है। कभी भी ऐसा पूछ लिया रोम का संबंध कहाँ तो है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग के समय ही रोम को कंप्यूटर में एक चिप के माध्यम से स्टोर कर दिया जाता है, फिक्स्ड कर दिया जाता है, जिसमें सारे प्रोग्राम्स
जो होते हैं उसके इंस्ट्रक्शन कोड उसमें पहले से ही फिक्स होते हैं, उसी बेसिस पे कंप्यूटर का इंस्टॉलेशन, बूटिंग, लोडिंग सारा काम वो उस बेसिस पे करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने का तो वो उससे पहले के सारे इंस्ट्रक्शन, मेमोरी मैनेजमेंट, फर्दर हार्डवेयर, सारे यूटिलिटी से संबंधित या सिस्टम के इंफॉर्मेशन से संबंधित सारा वो रोम में स्टोर रहता है। इट यूज्ड टू स्टोर द प्रोग्राम, इसका यूज किस लिए, प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए करते हैं। दैट बूट द कंप्यूटर एंड परफॉर्म द डायग्नोस्टिक, जिससे कि कंप्यूटर को बूट कर सके और वो अपनी डायग्नोस्टिक को भी परफॉर्म कर सके। मास्क्ड रोम, मास्क्ड रोम इसका पूरा जैसे कि मास्क के हिसाब से आप समझ सकते। इन दिस बिट पैटर्न इज परमानेंटली रिकॉर्डेड बाय मार्किंग एंड मेटलाइजेशन प्रोसेस। जिस प्रकार मास्क का संबंध छिपाने से होता है उसी प्रकार इसकी भी संबंध क्या है, रिकॉर्डेड बाय मार्किंग। इसमें ऐसी मार्किंग और मेटलाइजेशन प्रोसेस कर रखा हुआ है जिसके जरिए डेटा बिट का पैटर्न परमानेंटली रिकॉर्ड रहता है। विच इज़ एन एक्सपेंसिव एंड स्पेशलाइज्ड वन, जो कि एक एक्सपेंसिव रहता है और स्पेशल बहुत ही एक्सपेंसिव रहता है। बात करते हैं पी रोम की। अभी हमने रोम के फीचर्स में मास्टर रोम को समझा। दूसरा अभी पॉइंट वो है मेमोरी जो है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको हम क्या कहेंगे, प्रोग्रामेबल रोम, प्रोग्रामेबल रोम या प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ अ मेमोरी चिप ऑन विच डेटा कैन बी रिटर्न ऑन टू ओनली वंस। इस पी रोम में क्या होता है, इट इज़ एक मेमोरी चिप है जिसके ऊपर डेटा एक बार रिटर्न्स होता है। वंस द प्रोग्राम इज रिटर्न ऑन टू पी रोम चिप इट रिटेन्स फॉर एवर। एक बार लिखने के बाद ये उस डेटा को फॉर एवर उसको रिटर्न करके रखती है। पी रोम इज मैन्युफैक्चर्ड एज blank memory. PROM is manufactured as blank memory and programmed later with special device called PROM programmer. PROM जो मैन्युफैक्चरिंग जब होती है तो ब्लैंक मेमोरी के रूप में मैन्युफैक्चरिंग होती है, एकदम ब्लैंक मेमोरी होती है और उसको बाद में उसको प्रोग्राम्ड किया जाता है, मतलब उसके अंदर प्रोग्राम फिट किया जाता है लेटर विद द स्पेशल डिवाइस। कुछ स्पेशल डिवाइसेस होते हैं उसके जरिए उसमें प्रोग्राम स्टोर किया जाता है, कॉल्ड पीरोम प्रोग्रामर, जिसे हम पीरोम प्रोग्रामर कहते हैं, और द पीरोम बर्नर, जिसे हम पीरोम बर्नर भी कह सकते हैं। पीरोम बर्नर के जरिए हम पीरोम में डेटा स्टोर करते हैं, प्रोग्राम स्टोर करते हैं। पीरोम क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जस्ट जो प्रोग्राम में जो डेटा होता है उसका दूसरा रूप ही इसी का है, इसको हम इरेज नहीं कर सकते। पीरोम में जो एक बार डेटा फिट हो गया उसे हम इरेज नहीं कर सकते, तो फिर बाद में जब ज़रूरत पड़ी कि हमें ऐसा भी कोई चीज़ कर सकता है जिससे हमें इरेज करने की ज़रूरत भी पड़ जाए, तो इसलिए दूसरा निकला ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इट कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रावायलेट, जो अल्ट्रावायलेट लाइट होती है उसके जरिए उसके जरिए इसको इरेज कर सकते हैं। वंस इरेज्ड इट कैन बी रीप्रोग्राम्ड, एक बार इरेज होने के बाद हम इसे दोबारा रीप्रोग्राम्ड कर सकते हैं। किसको, ईपीरोम को। अगर वंस इरेज इट कैन बी रीप्रोग्राम्ड, इसको दोबारा हम प्रोग्राम कर सकते हैं। यह है ईपीरोम की फंक्शनलिटीज। ईपीरोम क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम। ये तो किससे होती थी, अल्ट्रावायलेट लाइट से इसको इरेज करना पड़ता था, और जब ईपीरोम आया तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम, इट इज़ एन स्पेशल पीरोम दैट कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू एन इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इसमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस के जरिए इसको हम डेटा को रिमूव कर सकते थे, इरेज कर। समटाइम्स कॉल्ड फ्लैश ईपीरोम, इसको हम कभी कभी फ्लैश ईपीरोम भी कहते हैं, फ्लैश ईपीरोम। ईपीरोम रिक्वेस्ट डेटा टू बी रिटर्न और इरेज्ड 1 बाइट एट अ टाइम। समझ रहे हो, ईपीरोम रिक्वेस्ट डेटा टू बी रिटर्न और इरेज्ड 1 बाइट एट अ टाइम। ये एक बार में 1 बाइट को राइट करता है, और अगर इरेज करना है तो भी एक बार में 1 बाइट को वो एट अ टाइम में एक बाइट को ही वो इरेज करता है, और रिटर्न भी उसी प्रक्रिया से करता है। यानी कि राइट और जो इसको राइट करने का और हटाने का प्रोसेस होता है वो 1 बाइट एट अ टाइम होता है। वेयर एज फ्लैश मेमोरी अलाउज डेटा टू बी रिटर्न और इरेज्ड इन ब्लॉक्स। जबकि थोड़ा डिफरेंस इसमें क्या है, हम इसे फ्लैश ईईपीरोम, लेकिन फ्लैश मेमोरी और फ्लैश ईईपीरोम में थोड़ा डिफरेंस है। इसको हम फ्लैश ईईपीरोम कह सकते हैं क्योंकि ये उसकी फंक्शनलिटी पे काम करता है, लेकिन ये फ्लैश मेमोरी है नहीं। फ्लैश मेमोरी क्या करती है, अलाउज डेटा टू बी रिटर्न और इरेज्ड इन ब्लॉक्स। ये बहुत डिफरेंस, इस डिफरेंस को भी समझना जरूरी। ईईपीरोम और फ्लैश मेमोरी में डिफरेंस क्या है, दोनों की फंक्शनलिटी तो सेम होती है, लेकिन वो 1 बाइट एट अ टाइम का रीड और डिलीट प्रोसेस करता है, जबकि ये ब्लॉक्स के हिसाब से काम करता है।
वेयर एज फ्लैश मेमोरी अलाउज डेटा टू बी रिटन और इरेज्ड इन अ ब्लॉक्स। ब्लॉक्स के बेसिस पे ये डेटा को राइट करता है और इरेज करता है। चलते हैं अपन कैश मेमोरी। अभी हमारा PROM कंप्लीट हो गया है। अब कैश मेमोरी को समझने की कोशिश करते हैं। आपको ध्यान रखना, जब अगर विच इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी अमंग ऑफ दीज ऑप्शंस में अगर दे दे और वहाँ पे आपको दे दे कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क या और कुछ डायनेमिक रैम या रैम, ऐसे कुछ दे दे, उसमें आपको ध्यान रखना कैश मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी होती है। और जब अगर इन ऑप्शंस के अलावा कैश के साथ रजिस्टर भी दे दिया जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि रजिस्टर इज द फास्टेस्ट मेमोरी हो जाती है। द स्पीड ऑफ द CPU इज एक्सट्रीमली हाई एज कम्पेयर टू द एक्सेस टाइम ऑफ मेन मेमोरी। द स्लोनेस ऑफ मेन मेमोरी इनहेबिट्स द परफॉर्मेंस ऑफ CPU टू डिक्रीज द मिसमैच इन ऑपरेटिंग स्पीड। ये क्या करता है, स्पीड अगर जो मिसमैच स्पीड हो जाती है उसको डिक्रीज करके ये खुद उसको हैंडल कर लेता है। अ स्मॉल मेमोरी चिप इज अटैच्ड बिटवीन द CPU एंड द मेन मेमोरी। ये CPU और मेन मेमोरी के बीच में अटैच्ड रहती है। हुज एक्सेस टाइम इज क्लोज टू द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द CPU। इसकी एक्सेस टाइम जो रहती है बिल्कुल प्रोसेसिंग स्पीड टाइम के नियर रहती है और उसी बेसिस पे इट इज़ कॉल्ड कैश मेमोरी, इसलिए हम इसको कैश मेमोरी कर सकते हैं। कैश इज एक्सेस्ड मोर क्विकली। कैश जो होता है वो बहुत ही क्विकली एक्सेस करता है देन कन्वेंशनल रैम। एक कन्वेंशनल रैम जो जितना स्पीड से काम करती है उससे अच्छे स्पीड्स में कैश मेमोरी काम करती है। इट इज़ यूज टू स्टोर प्रोग्राम और डेटा करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड और टेम्पररी डेटा फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय द CPU और टेम्पररी डेटा फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय द CPU। तो आपको कैश मेमोरी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, अभी हमारा पूरा प्राइमरी मेमोरी का टॉपिक क्लियर हो गया है। अब हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को हम, आपको पता होना, सेकेंडरी मेमोरी जिसमें अपन हार्ड डिस्क वगैरह जो होती है अपनी, वो सेकेंडरी टाइप की मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में डेटा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं इसको, ये याद रखना आपको। सेकेंडरी मेमोरी को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं इसे, और द्वितीयक मेमोरी भी कहते हैं। वो प्रथम मेमोरी, ये द्वितीयक मेमोरी कहलाती है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है, जो कि स्थायी रूप से डेटा को स्टोर करते हैं, वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी थी। चीप एंड मोर कैपेसिटी टू स्टोर, ये एक नॉन वॉलेटाइल और ये बहुत ही सस्ती होती है और मोर कैपेसिटी टू स्टोर होती है। इसमें कैपेसिटी भी स्टोर करने की भी बहुत अच्छी रहती है। मैग्नेटिक टैप की बात करें, एक्सेस्ड एंड प्रोसेस्ड सीक्वेंसली, ये इसमें मैग्नेटिक टैप का याद रखना है सीक्वेंसली। इट इज़ प्लास्टिक रिबन हाफ इंच वाइड क्रिएटेड विथ आयरन ऑक्साइड। ये किसकी होती है, आयरन ऑक्साइड की। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस इनमें से पुटअप हो सकते हैं, तो इसीलिए नोट्स का बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रखती है। नोट्स को समझने से इसका पूरा टॉपिक अपने दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ये ध्यान रखना, कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, मैग्नेटिक टैप कोटेड विद द आयरन ऑक्साइड। जैसे सिलिकॉन, उसका चिप का भी बहुत बार पूछा था, सिलिकॉन चिप, तो उसी तरीके से मैग्नेटिक टैप का भी पूछ सकते हैं। तो वो किसकी बनी होती है, आयरन ऑक्साइड के से कोटेड होती है। सम टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक टैप कैसे काम करती है, उसकी क्या टर्मिनोलॉजी है, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। IBG क्या होता है, गैप बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ब्लॉक्स, दो कॉन्सिक्यूटिव ब्लॉक्स के बीच का जो गैप होता है, उस ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स कॉल्ड इनर ब्लॉक गैप, उस गैप को हम क्या कहते हैं, IBG कहते हैं। दैट इज ब्लॉक्स और ग्रुप्स, उन ब्लॉक्स या ग्रुप्स के बीच का जो गैप होता है उसे हम इनर ब्लॉक गैप कहते हैं। ये मैग्नेटिक टैप की फंक्शनलिटीज प्रोसेस होती है। टर्मिनोलॉजी IBG, इनर ब्लॉक गैप। और ब्लॉकिंग फैक्टर क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ सिंगल ब्लॉक इज द ब्लॉकिंग फैक्टर। क्या हो गया, द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ सिंगल ब्लॉक, एक सिंगल ब्लॉक में कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, दैट इज कॉल्ड ब्लॉकिंग फैक्टर। इसे हम क्या कहेंगे, ब्लॉकिंग फैक्टर। नेक्स्ट IRG क्या है, तो इनर रिकॉर्ड गैप, स्टोर ओनली वन रिकॉर्ड पर ब्लॉक। IR जो होता है इनर रिकॉर्ड गैप, ये इनर रिकॉर्ड गैप क्या करता है, एक रिकॉर्ड के बाद गैप क्रिएट करता है, यानी कि स्टोर ओनली वन रिकॉर्ड पर ब्लॉक। पर ब्लॉक में एक ही रिकॉर्ड स्टोर करता है और फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए वो अपना गैप मेंटेन करता है। इसकी साइज़ क्या रहती है मैग्नेटिक टैप की, तो 50 to 240 फीट कैसेट्स होती है। 50 से लेकर 240 फीट की एक कैसेट होती है, इसलिए उसको मैं जो कैसेट्स में जो रील चलती रहती है वो मैग्नेटिक टैप के बेस्ड होती है और इसकी इतने फीट की लंबाई होती है। अब समझते हैं मैग्नेटिक डिस्क को। मैग्नेटिक डिस्क के क्या क्या पार्ट है, अपना हार्ड डिस्क, ये सारे मैग्नेटिक डिस्क के पार्ट हो सकते हैं। मैग्नेटिक इट इज़ डायरेक्टली एक्सेस डिवाइस, दिस इज सीक्वेंस एक्सेस डिवाइस।
ये डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस होते हैं। मैग्नेटिक टैब को हमें सीक्वेंसली एक्सेस करना पड़ता है, जबकि मैग्नेटिक डिस्क में आप जहाँ से चाहे वहाँ से डेटा डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। इट हैज़ लार्ज कैपेसिटी टू स्टोर। इट इज़ सर्कुलर डिस्क ऑन विच अ कोटिंग ऑफ बोथ साइड आर कोटेड। ये एक लार्ज सर्कुलर डिस्क होती है जिसके हम दोनों साइड्स में हम कोटेड कर सकते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। सेंट्रिक स्टोर्ड इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर कॉल्ड ट्रैक्स। जो जिस सर्कल में हम स्टोर करते हैं उनके ट्रैक्स डिवाइडेड होते हैं, ट्रैक्स में डिवाइड होता है, उसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। अ डिस्क कैन हैव 40 to 400 ट्रैक्स पर इंच। एक डिस्क के अंदर 40 से लेकर 400 ट्रैक्स पर इंच के सरफेस के ऊपर हो सकते हैं। दीज ट्रैक्स बिगिंस एट द आउटर एज ऑफ द डिस्क एंड कंटिन्यू टुवर्ड्स द सेंटर। ये सबसे ऊपर की पर से चालू होते होते फिर सेंटर तक, अंदर इनर सेंटर तक पहुंचते हैं। ईच ट्रैक्स हैव डेजिग्नेटेड ऑफ नंबर। प्रत्येक ट्रैक्स का अपना खुद का एक डेजिग्नेटेड नंबर्स होता है। ट्रैक्स आर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। फिर आपको ध्यान रखना है ट्रैक्स फर्दर डिवाइडेड, ट्रैक्स का फर्दर डिवाइडेशन क्या होता है, सेक्टर। एंड द नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक वेराइज फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। ये डिपेंड करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के स्टोरेज कैपेसिटी, या उनके 32 बिट का है या 64 बिट का है, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये वेराइज कर लेता है थोड़ा बहुत तो सॉफ्ट सेक्टरिंग, अब बात करते हैं सॉफ्ट सेक्टरिंग। ये क्या है, सब इनकी टर्मिनोलॉजी है। मैग्नेटिक डिस्क की टर्मिनोलॉजी सॉफ्ट सेक्टरिंग जो होती है, ट्रैक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स बाय सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज कॉल्ड सॉफ्ट सेक्टरिंग। तो जो डिवाइडेड होता है सेक्टर्स में, उसके हम जब सॉफ्टवेयर के द्वारा फॉर्मेटिंग है उसका कंट्रोल करके फॉर्मेट किया जाता है, तो उसे हम सॉफ्ट सेक्टरिंग कहते हैं। एग्जाम्पल फ्लॉपी डिस्क। तो सॉफ्ट सेक्टरिंग का एग्जाम्पल होता है फ्लॉपी डिस्क। जैसे फ्लॉपी डिस्क को हम किसी सॉफ्टवेयर से जरिए फॉर्मेट कर सकते हैं, तो वो सॉफ्ट सेक्टरिंग का एग्जाम्पल है। तो अभी हमने सॉफ्ट सेक्टरिंग समझा, तो ये हार्ड सेक्टरिंग क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ द सेक्टर्स आर परमानेंटली मार्क्ड, यदि किसी सेक्टर को हम परमानेंटली मार्क कर देते हैं ऑन द ट्रैक्स बाय द मैन्युफैक्चरर, अगर किसी भी ट्रैक्स को परमानेंटली मार्क करना है, मैन्युफैक्चरर जब मैन्युफैक्चरिंग करता है उसी समय उसको मार्क कर देता है भाई ये ट्रैक्स का नंबर ये है ऑफ द डिस्क, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हार्ड सेक्टरिंग। जब मैन्युफैक्चरिंग के समय जो होती है वो क्या कहलाती है, हार्ड सेक्टरिंग कहलाती है। तो जी ये हार्ड डिस्क होती है। तो हार्ड डिस्क में इसीलिए वो डेटा पहले से उसके कॉलम्स बने रहते हैं, ट्रैक्स में डिवाइडेड हो जाते हैं, फिक्स रहता है, तो उस बेसिस पे फिर वो उसको हम क्या कहेंगे, हार्ड सेक्टरिंग कहेंगे। तो ये ध्यान रखना आपको। हार्ड सेक्टरिंग का एग्जांपल क्या है, हार्ड डिस्क, और सॉफ्ट सेक्टरिंग का एग्जांपल क्या है, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क, अब फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, कितनी होती है, कैसी होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ माइलर और विनिल प्लास्टिक मटेरियल। ये किससे बनती है, माइलर और विनिल प्लास्टिक मटेरियल से बनती है, विद मैग्नेटिक कोटिंग। मैग्नेटिक की कोटिंग होती है ऑन वन और बोथ साइड, एक साइड और कभी कभी दोनों साइड की तरफ भी होती है। इट फर्दर एनकैप्सुलेटेड परमानेंटली इन अ प्लास्टिक जैकेट। एनकैप्सुलेटेड मतलब फर्दर उसके ऊपर एक परत चढ़ी रहती है परमानेंट रूप से प्लास्टिक जैकेट की, टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट डस्ट एंड स्क्रैचेस कम्स इन टू डिफरेंट साइजेस। दो डिफरेंट, अगर उसमें स्क्रैचेस वगैरह न आए इसके लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक जैकेट परत उस पर लगी रहती है। ये दो प्रकार के साइजों में मिलती है, 5.25 इंचेस स्टोरेज कैपेसिटी और 3.5 स्टोरेज कैपेसिटी। 5.25 इंच स्टोरेज कैपेसिटी 1.2 MB होती है और 3.5 इंच की स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB होती है। ये ध्यान रखना है। 3.5 इंच स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB, और दूसरे वाले की जो 5.25 इंच की होती है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी 1.2 MB होती है। मेगाबाइट और हार्ड डिस्क, SSD, इसको कहते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब हार्ड डिस्क में अपन डेटा कई तरीके से कैसे स्टोर कर सकते हो, उसकी टर्मिनोलॉजी है 1 MB इक्वल्स टू 1 मिलियन बाइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर बार क्वेश्चन करते करते 1 मिलियन इक्वल्स 1 MB इक्वल्स टू 1 मिलियन बीट्स से, सॉरी यहाँ पे बीट्स होगा, 1 मिलियन बीट्स। MB जो आपको पता होना चाहिए, MB स्मॉल लेटर में लिखा है इसलिए 1 MB इक्वल्स टू 1 मिलियन बीट्स होता है, और 1 मेगा बाइट्स इक्वल्स टू 8 मिलियन बाइट्स 0.001 GB। इसका और डिवाइडेशन 0.001 GB होता है। 1 MB इक्वल्स टू 10 की पावर -3 GB, और 1 MB इक्वल्स टू क्या होगा, 1 मिलियन बाइट। ठीक है, 1 MB इक्वल्स टू 10 की पावर -3 GB
1 million bits in KB equals to 125 KB, 0.125 MB. 1 KB equals to 1 exponential minus 6 GB और 0.001 MB. 8000 बिट्स इक्वल्स टू, या इसे हम 8000 बिट्स, 1 KB को हम 8000 बिट्स भी कह सकते हैं, 8 किलो बिट्स भी कह सकते हैं. 1 MB इक्वल्स टू 1000 KB, 1000 KB जो कि डेसिमल का पार्ट है, और 1 GB इक्वल्स टू 1000 MB इन डेसिमल, और 1 MB इक्वल्स टू 1024 KB इन बाइनरी, और 1 GB इक्वल्स टू 1024 MB इन बाइनरी. तो ये इस तरीके से मेमोरी का डिवाइडेशन था. इसको हायरार्की के रूप में देखा जाए तो इसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है. सबसे छोटी बाइट क्या रहती है अपनी, बिट. और जो मेमोरी का डिवाइडेशन जो होता है, स्मॉल यूनिट जो उसमें होती है वो अपनी कौन सी है, बिट होती है, एक बिट. उससे बड़ी क्या होती है, निबल होती है, 4 बिट. फिर बाइट, बाइट, किलोबाइट, MB, 1 GB, TB, PB, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जोटाबाइट, योटाबाइट और ब्रोंटोबाइट, जो कि अभी फिलहाल रनिंग में है, अप्रूव्ड प्रोसेस में है. उससे पहले एक हेलाबाइट भी आती है. तो इन मेमोरी यूनिट को आपको समझना बहुत ज़रूरी है. प्रत्येक मेमोरी यूनिट का आपको कैसे समझना है, एक बिट निबल में 4 बिट होती है, यानी कि आधा बाइट, और 8 बिट को मिला के एक बाइट बनता है. 1024 बाइट को मिला के 1 किलो बाइट बनता है. अब फर्दर जितना भी होगा 1024 से अपन को इसको एडिशन करते रहना है. 1024 बाइट्स क्या था, 1024 बाइट्स मिला के क्या बनता है, 1 KB. 1024 KB बना के क्या मिलेगा, 1 MB. 1024 MB मिला के क्या बनेगा, 1 गीगाबाइट. 1024 गीगाबाइट मिलके क्या बनेगा, 1 टेराबाइट. 1024 टेराबाइट मिलके क्या बनेगा, 1 पेटाबाइट. 1024 पेटाबाइट मिलके क्या बनेगा, 1 एक्साबाइट. देन 1 जेटाबाइट और 1 येटाबाइट. अब देखो इसमें एक चीज़ और है देखने की, GB तक तो ठीक है. उसके बाद टेराबाइट को 2 की पावर 40 बाइट्स, पेटाबाइट को 2 की पावर 50 बाइट्स, एक्साबाइट को 2 की पावर 60 बाइट्स, जोटाबाइट को 2 की पावर 70 बाइट्स, और योटाबाइट में 2 की पावर 80 बाइट्स. इस तरीके से ये नेक्स्ट डिवाइडेशन होता है. और ये बाइट कितनी, 2 की पावर 40 बाइट्स में कितनी बाइट्स होती है, बाइट्स में भी मैंने फर्दर डिवाइडेशन कर रखा है, तो आप इनको भी एक्सप्लेन अपने वीडियो के माध्यम से पोज करके आप देख सकते हैं, इकाई दाई ऐसे काउंट करके आप इसको आगे देख सकते हैं, बहुत लंबी मात्रा में, लेकिन ऐसे वैसे पूछा नहीं चाहता है, लेकिन मैंने इसका कैटेगराइजेशन बहुत अच्छे से बाइट तक में दिया है, तो आप इसको भी आराम से पढ़ सकते हैं. तो आज का आई होप बहुत सेशन अच्छा रहा होगा आपको, मुझे लगता है समझ में आया होगा. नहीं आया तो आप वीडियो पोज करके अच्छे से इसको नोट्स को वापस पढ़ सकते हैं. हो सकता है मेरे से कुछ मिस्टेक आई हो जल्द, क्योंकि थोड़ा जल्दी मैंने आज क्लियर किया है, वीडियो की साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है इसलिए. चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. गजेंद्र गौतम चैनल को आगे से आगे भेजते रहिए, ताकि कंप्यूटर अनुदेशक में जिनको भी फ़ायदा लेना वो इसको देख सके. थैंक यू.